सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक एंड दिस इज आवर लास्ट चैप्टर। हमने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है इंक्लूडिंग नेशनल इनकम। दिस इज द लास्ट चैप्टर विच आई एम गोइंग टू डू फॉर आईएससी क्लास 12 इकोनॉमिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो है वो फिस्कल पॉलिसी के साथ कंबाइंड होकर 6 मार्क्स का आएगा। छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है और अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहली बात, बजट क्या होता है? बजट इज अ डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट बनाती है। बजट इज अ डॉक्यूमेंट जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में प्रिपेयर होता है। इसमें बेसिकली फ्यूचर में जो आने वाला पीरियड है, जैसे कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर चलता है या फिर फाइनेंशियल ईयर चलता है, वो अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर के मार्च तक चलता है, राइट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल ऑफ वन ईयर एंड इट गोज ऑन टिल मार्च ऑफ अनदर ईयर। तो अप्रैल आने से पहले फेब के महीने में, जिस महीने में आपका बोर्ड एग्जाम है, फेब के महीने में गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट विल प्रेजेंट द बजट व्हेन इन द मंथ ऑफ फेब। और वो बजट में गवर्नमेंट क्या बताएगी कि आने वाला जो पीरियड है, जो अप्रैल से शुरू होगा, देखो फेब है, बीच में एक और मार्च आएगा, ठीक है, ये सब होंगे 2025 के। ठीक है, और उसके बाद जो अप्रैल 2025 से जो पीरियड स्टार्ट होगा, जो कि मार्च 2026 तक जाएगा, ये फुल ईयर का गवर्नमेंट तीन चीज का हिसाब देगी हमें कि अगले आने वाले पीरियड में गवर्नमेंट तीन मेजर क्या क्या काम करने वाली है, उसका एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट बनाएगी। उस स्टेटमेंट में तीन कौन सी बातें लिखी रहेंगी? तो ध्यान से देखो, उस स्टेटमेंट में तीन जो बातें लिखी रहेंगी वो होगा, नंबर वन, द गवर्नमेंट्स रिसीट्स। गवर्नमेंट कहां कहां से पैसे कमाने की सोच रही है, गवर्नमेंट अपना कहां कहां से इनकम करेगी, एस्टिमेटेड इनकम इन दिस ईयर फ्रॉम 2025 अप्रैल टू 2026 मार्च। इस बीच में गवर्नमेंट कहां कहां से रिसीव करेगी, उसकी एक एस्टिमेशन देगी। जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, बट ये गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है। देन गवर्नमेंट कहां कहां एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट कितने रोड्स बनवाएगी, कितने सोशल स्कीम्स चलवाएगी, गवर्नमेंट के क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, इसका भी एक एस्टिमेशन गवर्नमेंट देगी। ये दूसरी बात हुई। एंड तीसरी बात हुई डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट मतलब पैसे गवर्नमेंट को बहुत जगह देना होता है, जैसे मिलिट्री को पैसे देगी, रेलवेज को पैसे देगी, सीबीएसई गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सीबीएसई को पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट अलग अलग अपने जो डिपार्टमेंट्स है उसको पैसे देती है, उसको बोलते हैं डिसबर्समेंट। तो गवर्नमेंट तीन चीजों का हिसाब देने वाली है। कब ये देने वाली है हिसाब? फेब 2025। बट ये शुरू कब से होगा? ये शुरू होगा अप्रैल से। तो 2 महीने पहले ही गवर्नमेंट हिसाब दे देती है कि देखो अगला जो पीरियड शुरू होने वाला है उसमें कहां कहां से रिसीट करेंगे, कहां कहां एक्सपेंडिचर करेंगे और कहां कहां पैसे डिसबर्स करेंगे। ठीक है, फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। अब देखो गवर्नमेंट बजट होते कितने टाइप के? देखो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं बट हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है। आईएससी के सिलेबस में सिर्फ दो है। अगर आपके बुक में बहुत सारा दिया हुआ है तो वो उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको उतना ही करना है जितना मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट बजट सिर्फ दो टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है यूनियन बजट और दूसरा होता है स्टेट बजट। ठीक है, एक तो आपको डेफिनेशन आ सकता है, डेफिनेशन आएगा तो आप यही लिखोगे। अगर डिफरेंसेस आ गया, ठीक है, अगर डिफरेंसेस आ गया तो डिफरेंसेस में क्या लिखोगे? देखो यूनियन बजट कौन प्रिपेयर करता है? यूनियन बजट प्रिपेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, मोदी सरकार, वो प्रिपेयर करेगी यूनियन बजट। और स्टेट बजट कौन प्रिपेयर, अच्छा मोदी सरकार प्रिपेयर करेगी बट उसमें भी कौन? फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी है, वो हमारी बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है, स्टेट बजट कौन प्रिपेयर करता है? स्टेट बजट प्रिपेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में ममता जी की गवर्नमेंट चल रही है, तो ये लोग प्रिपेयर करेंगे स्टेट बजट। ठीक है, कौन प्रिपेयर करेगा उसमें से? जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है। तो हमेशा यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द इंडियन गवर्नमेंट, और स्टेट बजट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक आप डिफरेंस में ये बता सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर डिफरेंसेस आ गया, 2 मार्क्स का आ गया, बहुत ज्यादा मार्क्स का तो आएगा नहीं, 2 मार्क्स आ गया, तो आप बोलोगे ये जो पहला वाला बजट है यूनियन बजट, ये अप्लाई करता है होल कंट्री पे, लेकिन जो दूसरा बजट है वो अप्लाई करता है ओनली इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। जैसे पंजाब गवर्नमेंट का बजट है तो सिर्फ पंजाब में उसका एप्लीकेशन होगा, बंगाल गवर्नमेंट का बजट है तो सिर्फ बंगाल में उसका एप्लीकेशन होगा, बट यूनियन गवर्नमेंट का बजट है पूरे इंडिया में अप्लाई करेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। अगर थर्ड पॉइंट पूछा, मान लो थर्ड पॉइंट 3 मार्क्स के लिए सपोज आ गया, तो आप क्या लिखोगे? देश में कितने यूनियन बजट होंगे? ओनली वन। ठीक है, ओनली वन, एक ही यूनियन बजट बनता है। बट देश में स्टेट बजट कितने बनते हैं? मैनी, जितने स्टेट्स हैं उनके सबके अपने अपने बजट बनेंगे। तो स्टेट बजट्स बहुत हो सकते हैं, यूनियन बजट सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, 3 मार्क्स से ज्यादा का आएगा नहीं डिफरेंस, मीनिंग आएगा तो यहां से बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्लियर हो गया।
आइए हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स के। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एज आई टोल्ड यू, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट मिला के 6 मार्क्स है, तो इस चैप्टर से आप 3 मार्क्स का एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं पहले बीच से फाड़ देता हूँ। ठीक है, ये रेड लाइन बना देता हूँ। क्यों क्यों रेड लाइन बना रहा हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है। गवर्नमेंट भी अपने बजट को 2 हिस्सों में प्रिपेयर करती है। एक हिस्सा हो जाता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बजट, दूसरा हिस्सा हो जाता है गवर्नमेंट का कैपिटल बजट। तो गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द बजट इन 2 पार्ट्स। अच्छा, रेवेन्यू बजट में फिर क्या क्या आएगा, मतलब कौन कौन से आइटम होने से रेवेन्यू में जाएंगे? देखो, अगर एसेट्स या लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है तो फिर वो रेवेन्यू आइटम है। सर एग्जांपल दे दो। देखो, एग्जांपल ऐसा है कि सरकार अपने स्टाफ्स को सैलरी दे रही है, तो सरकार अपने स्टाफ्स को सैलरी दे रही है, तो इसमें कोई एसेट लायबिलिटी की बात नहीं आ गई ना, ये रेगुलर एक खर्चा है, तो इसमें कोई एसेट लायबिलिटी की बात नहीं आ गई, तो ये रेवेन्यू आइटम है। अच्छा, कैपिटल में कौन कौन सा आइटम जाएगा? कैपिटल में वो सारे आइटम जाएंगे जिसमें एसेट या लायबिलिटी का क्रिएशन हो रहा है। एग्जांपल, जैसे कि सरकार ने लोन ले लिया, दैट्स अ लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो कैपिटल आइटम। ठीक है, सो मतलब एसेट लायबिलिटी रिलेटेड होगा तो कैपिटल आइटम है, एसेट लायबिलिटी रिलेटेड नहीं है तो फिर वो रेवेन्यू आइटम है। अच्छा, और कुछ बात देखो, जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं वो थोड़े रेगुलर नेचर के होते हैं। रेगुलर नेचर, इसमें रेगुलरिटी होती है। जैसे कि एवरी मंथ सरकार सैलरी दे रही है, एवरी मंथ सरकार एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि सरकार ने क्या क्या काम किया, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो ये सब होते हैं रेगुलर। अच्छा, कैपिटल आइटम नॉट सो रेगुलर। ठीक है, अगर रेगुलरिटी की बात की जाए, अगर रेगुलर की बात की जाए तो यहाँ क्रॉस लग जाता है, मतलब ये रेगुलर नहीं होते हैं। जनरली जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, जनरली, एवरी टाइम नहीं, जनरली ये थोड़े स्मॉलर अमाउंट्स के होते हैं। ठीक है, ये थोड़े स्मॉलर अमाउंट के होते हैं। बट जो कैपिटल आइटम होते हैं जनरली ये बिग अमाउंट्स होते हैं। ठीक है, दीज आर लार्ज अमाउंट्स, लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो कैपिटल आइटम किसको बोलते हैं, रेवेन्यू आइटम किसको बोलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड है तो कैपिटल, अदरवाइज वो रेवेन्यू है। ठीक है, इरेगुलर है तो कैपिटल, रेगुलर है तो रेवेन्यू है। ठीक है, बिग अमाउंट है तो कैपिटल, स्मॉल अमाउंट है तो रेवेन्यू है। ठीक है, ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट्स मतलब सरकार पैसे पाएगी, और एक्सपेंडिचर मतलब सरकार पैसे देगी। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का है, मतलब रेगुलर इंटरवल पे हो रहा होगा, एसेट लायबिलिटी की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, एग्जांपल, जैसे कि सरकार ने इनकम टैक्स कमाया, तो इनकम टैक्स सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिसीट है। यहाँ पे एग्जांपल, जैसे सरकार ने सब्सिडीज दिया टू द फार्मर्स, सब्सिडीज दिया किसको? टू द फार्मर्स। ठीक है, टू द फार्मर्स। जिनके पास मेरा नोट्स है प्लीज लेके बैठिएगा। ठीक है, तो आप भी थोड़ा लिखते हुए चलना, पार्टिसिपेशन करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज तो सिनेमा थोड़ी चल रहा है। ठीक है, तो सब्सिडीज दे रही है सरकार फार्मर्स को, तो रेगुलर इंटरवल पे देती है सरकार, दैट्स एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पैसा अगर सरकार की जेब से जा रहा है दैट्स एक्सपेंडिचर, और पैसा अगर सरकार के पास आ रहा है दैट्स रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू नेचर किसको बोलते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ये सब हो गया रेवेन्यू नेचर। सिमिलरली कैपिटल में भी रिसीट्स होते हैं, मतलब पैसा सरकार के पास आ रहा है, और कैपिटल में भी एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब पैसा सरकार के पास से जा रहा है। ठीक है, एग्जांपल दे दो। एग्जांपल ये हो गया कि बोरोइंग, जब सरकार बोरो करती है, व्हेन द गवर्नमेंट इज बोरोइंग, लेट्स से फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन रेज किया, दैट्स अ बोरोइंग। बट बोरोइंग में पैसे तो सरकार के पास आए ना, इट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी होने से कैपिटल आइटम हो गया, और पैसे सरकार के पास में आ रहे हैं, दैट इज कैपिटल रिसीट्स। और एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर में आ जाएगा लोन वापस कर देना, रिटर्निंग ऑफ लोन, दैट इज व्हाट? लायबिलिटी कम कर लेना। तो एसेट लायबिलिटी इफेक्ट हो रहा है तो फिर वो कैपिटल आइटम है। ठीक है, यहाँ पे ग्रांटिंग लोन्स का एग्जांपल गिवन है, जैसे भारत सरकार ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को लोन दे दिया, दैट्स एन एसेट। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जांपल है ये दैट्स एन एसेट। तो एसेट का क्रिएशन, एसेट का डाउनफॉल, लायबिलिटी का क्रिएशन, लायबिलिटी का डाउनफॉल, ये सब कैपिटल आइटम होते हैं। आपको बस ये सोचना पैसे सरकार के पास आ रहे हैं या सरकार के पास से जा रहे हैं। इफ इट इज कमिंग those are receipts, if it is going those are expenditure। आपको थोड़ा टाइम इसमें बिताना चाहिए। ठीक है, मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लियो, थोड़ा टाइम इस पर बिताना चाहिए। जिनके पास मेरा बुक है आप वहां से पढ़ लो, जिनके पास नहीं है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट 4 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना पढ़ो, इतना काफी है कंपोनेंट्स में। अभी देखो, हमने रिसीट्स की बात की, गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स की बात की। अब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट्स होता है मेनली वो 2 टाइप का होता है। अब उस पर थोड़ा डिटेल में आते हैं। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट्स है मेनली 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। देखो, टैक्स रेवेन्यू, अब ये आप हमें बुक के हिसाब से ही करना। ठीक है, आपके बुक से ही उठा के मैंने यहाँ डाला है। सबसे पहले होता है इनकम टैक्स, ये वाला जो पहला है ना, दैट्स कॉल्ड इनकम टैक्स। आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे,
आपसे पूछेगा इनकम टैक्स कौन पे करता है, तो आप बोलोगे इंडिविजुअल्स। कौन पे करता है? इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स यानी मैं और आप, इंडिविजुअल्स। या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं, आप लोगों ने क्लास 11 में कॉमर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं इसको, HUF या फिर इंडिविजुअल्स, ये दोनों लोग अपने इनकम पे सरकार को क्या पे करते हैं? इनकम टैक्स। तो ये लोग जो भी कमाएंगे, इनको जो भी इनकम होगी उस पे एक परसेंटेज ये लोग सरकार को पे करते हैं, दैट्स इनकम टैक्स। नंबर 2 आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेट्स पे करते हैं, यानी कंपनीज पे करेगी, ठीक है। दीज आर पेड बाय द कंपनीज। तो हमारे देश में जो भी कंपनीज इनकम कर रही है, whether that is a foreign company or the domestic company, they are all going to pay कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट आता है कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज पे होता है इंडिया में गुड्स बाहर से ला रहे हो या इंडिया से भेज रहे हो, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे आपको सरकार को कुछ परसेंटेज देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटीज। तो ये लगेगा कहां पे? ये लगेगा इंपोर्टेड, जब गुड्स इंपोर्ट होंगे या एक्सपोर्टेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम में जो लगे, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। तो आप देश से बाहर भेज रहे हो या देश से बाहर से खरीद रहे हो, दोनों केसेस में यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। देन लगता है एक्साइज ड्यूटीज। एक्साइज ड्यूटीज लगता है कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। ये देखो प्रोडक्शन वर्ड लिखा है, प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चर आप बोल सकते हो। तो जैसे आप जिस फोन पे या जिस लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे हो, वो फोन या लैपटॉप किसी ना किसी कंपनी ने बनाया है, तो वो कंपनी ने जब बनाया होगा तो उसने प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि देश में प्रोडक्शन किया, हमारे देश में आके प्रोडक्शन किया, तो सरकार को थोड़ा सा पैसा वो देगा उसका, ठीक है। एंड जीएसटी लग जाता है सेल ऑफ गुड्स पे, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो जब भी कोई आपको गुड्स बेचेगा, जब भी कोई आपको कोई सर्विसेज बेचेगा, तो वो आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगा और सरकार को दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे देश में हर चीज पर टैक्स लगता है, चाहे आप इनकम कमाओ तो इनकम टैक्स दोगे, कंपनी बना के इनकम कमाओ तो कॉर्पोरेशन टैक्स दोगे, विदेशों से गुड्स खरीद रहे हो तो भी आप टैक्स देंगे, इस देश में बना रहे हो तो भी आप टैक्स देंगे, गुड्स को बेच रहे हो तो भी आप टैक्स देंगे, ठीक है। तो आपको टैक्स ही टैक्स देना है ना। तो दीज आर बेसिकली गवर्नमेंट का इनकम, टैक्स वाला इनकम। अच्छा, गवर्नमेंट के कुछ नॉन टैक्स इनकम भी होते हैं, जरूरी नहीं कि सरकार सिर्फ टैक्स से कमाती है, सरकार अलग तरीके से भी कमा सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट। तो सरकार लोन देगी और लोन पे कमाएगी इंटरेस्ट। तो सरकार लोन देते रहती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को देती है, मतलब सरकार बहुत तरीके की लोन देती है, अपने ही देश में स्टेट्स को भी लोन देती है, दूसरे देश को भी लोन देती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी लोन देती है। तो सरकार लोन देके इंटरेस्ट कमा सकती है, दैट्स अ सोर्स ऑफ अर्निंग। नेक्स्ट आता है डिविडेंड। तो देश में बहुत सारी सरकारी कंपनी है, जैसे कि कोल इंडिया इज वन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। तो कोल इंडिया को जो भी प्रॉफिट होता है, सरकार उसका प्रॉफिट का हिस्सा ले, बिकॉज सरकार इज अ मेंबर ऑफ कोल इंडिया, सरकार इज अ शेयर होल्डर ऑफ कोल इंडिया। तो कोल इंडिया को जो भी प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा सरकार को मिलेगा। देश में जितनी भी सरकारी कंपनीज है, तो वो जब प्रॉफिट कमाती है तो सरकार बीइंग एन ओनर ऑफ दैट कंपनी, गवर्नमेंट गेट्स मनी, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो काफी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे नीचे एग्जांपल गिवन है, लाइसेंस फीस। तो मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है या आपके पेरेंट्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया? हमें, सरकार ने दिया। तो वो फ्री में नहीं दिया, उसके लिए हमने पैसे दिए, ठीक है। तो वी अप्लाइड फॉर दैट लाइसेंस, वी पेड फॉर दैट लाइसेंस एंड देन वी गॉट लाइसेंस। तो सरकार हमें कुछ फैसिलिटीज देती है, उसके लिए हम लोग पेमेंट करते हैं। या फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, जैसे टोल का जो पैसे देते हैं ना, तो टोल फीस या टोल चार्जेस, रास्ते में जाते जाते आप देखोगे टोल वो आ जाता, पॉइंट आ जाता है, तो आप रोड यूज कर रहे हो देश का, तो सरकार उसके लिए भी पैसे लेती है, ठीक है। और ग्रांट्स उसको बोलते हैं, ये हेल्प है, बेसिकली दिस इज हेल्प। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, रतन टाटा जैसे, और भी लोग हैं, बट मैं एक नाम ले रहा हूँ, ठीक है, रतन टाटा जैसे। तो इन लोगों ने बहुत सारा ग्रांट्स दिया था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का वो भी इनकम है, बिकॉज दीज आर ग्रांट्स आर दोज मनी विच आर नॉट सपोज टू बी रिटर्न बैक, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे जो देश के अमीर लोग हैं, अंबानी जी ने भी दिया था, रतन टाटा जी ने भी दिया था, बहुत सारे लोगों ने दिया था, बीसीसीआई जो हमारे देश में क्रिकेट बोर्ड है, उसने भी सरकार को दिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने भी दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने सरकार को उस टाइम हेल्प दिया था, दोज आर कॉल्ड ग्रांट्स। ये कभी वापस नहीं देना पड़ता, वापस होता तो लोन हो जाता, तो ये कभी वापस नहीं देना पड़ता, इसलिए सरकार का इनकम हो गया, ठीक है। और तो बस यही है। तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, हमने रेवेन्यू की बातें कर ली, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी सम कैपिटल रिसीट्स।
ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू सी सम कैपिटल रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स हमने देख लिया। कैपिटल रिसीट्स जैसा कि मैंने बोला, सिंस कैपिटल वर्ड आ गया तो एसेट या लायबिलिटी पोजीशंस गवर्नमेंट के इंपैक्ट होंगे, ठीक है, आइदर बढ़ेंगे या कम होंगे। चार कर लेना काफी है, मतलब चार भी नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, इसको काट के ना ग्रेचुइटी कर लेना, ग्रेजुएट लिखा ना, इसको काट के ग्रेचुइटी कर लेना, GRATUITY, ग्रेचुइटी कर लेना। दीज आर टाइप्स ऑफ पेमेंट जो रिटायरमेंट पे मिलता है। अच्छा, लेट्स सी व्हाट आर द गवर्नमेंट्स रिसीट्स। कैपिटल नेचर, रेवेन्यू वाला हमने देख लिया, टैक्स एंड नॉन टैक्स। कैपिटल नेचर का रिसीट्स क्या क्या है? सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन्स। तो गवर्नमेंट ने जो लोन दिया था वो वापस आ गया, समझ रहे हो, लोन रिटर्न हो गया। रिकवरी मतलब रिटर्न ऑफ लोन्स, ठीक है, यहां हो जाएगा क्या, रिटर्न, रिटर्न ऑफ लोन्स। तो रिटर्न ऑफ लोन्स क्या है? देखो, गवर्नमेंट ने जब लोन दिया होगा तो वो गवर्नमेंट का एसेट रहा होगा। व्हेन गवर्नमेंट गिव लोन, नाउ गवर्नमेंट इज गेटिंग इट बैक, तो गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, एसेट लायबिलिटीज इंपैक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रिड्यूस रिडक्शन इन फाइनेंशियल एसेट्स, बट पैसे तो आ रहे हैं वापस, तो रिसीट्स है। देन मार्केट लोन, तो अगर सरकार लोन लेती है, लोन अगर गवर्नमेंट लेती है तो वो लोन भी कैपिटल रिसीट्स है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल डिपॉजिट एंड प्रोविडेंट फंड एक ही टाइप का टॉपिक है। देखो मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो, एक होता है एम्प्लॉई, एम्प्लॉई इज द वर्कर, ठीक है, इसे हम वर्कर कहते हैं। और दूसरा होता है एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर इज द बॉस। अब क्या होता है, जब तक एम्प्लॉई काम कर रहा है, जब तक वर्कर काम कर रहा है, तब तक ये लोग दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक फंड बनाते हैं, ठीक है, एक फंड बना लेते हैं। अलग अलग नाम देते हैं, कोई ग्रेचुइटी फंड बोलता है, कोई पेंशन फंड बोलता है, कोई प्रोविडेंट फंड बोलता है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब तक ये एम्प्लॉई काम करेगा ना, तो ये एम्प्लॉई अपने सैलरी का कुछ हिस्सा इसमें डाल देगा, ठीक है। एवरी मंथ जब सैलरी आएगा, कुछ हिस्सा वो फंड में डाल देगा। सिमिलरली एम्प्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूशन करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज एम्प्लॉई, और पैसे यहाँ पे जमा होने लगते हैं। अब बात है कि ये फंड कौन किसके पास जा रहा है? ये फंड बेसिकली गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। गवर्नमेंट इज गोइंग टू कीप दिस मनी टिल व्हेन, गवर्नमेंट इज गोइंग टू कीप दिस मनी टिल द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉई। तो ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ लायबिलिटी। सर इनकम हो गया ना, इनकम नहीं है, इट इज अ लायबिलिटी। क्यों इनकम लायबिलिटी है? क्योंकि गवर्नमेंट आज ये पैसा रख रही है, गवर्नमेंट आज इससे कुछ डेवलपमेंट का काम करेगी, एंड देन गवर्नमेंट हैज टू रिटर्न इट बैक। टुडे द गवर्नमेंट इज कीपिंग इट। आज ये एम्प्लॉय का एज है 35 ईयर्स, ये एम्प्लॉय का एज है 35 ईयर्स। सो ये एम्प्लॉय रिटायर कब होगा? 60 ईयर्स में। तो 35 ईयर्स का ये आज है, टुडे ही इज 35 ईयर्स ऑफ एज, ये रिटायर होगा 60 ईयर्स में, मतलब अभी 25 साल बाकी है। तो 25 साल तक, फॉर 25 ईयर्स गवर्नमेंट इज गोइंग टू होल्ड दिस, गवर्नमेंट इज गोइंग टू होल्ड दिस। तो एक तरीके से लोन ही तो हो गया ना, ये एम्प्लॉय का पैसा है जो गवर्नमेंट 25 साल तक अपने पास रखेगी और उससे देश में डेवलपमेंट का काम करेगी। जब वो एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो ये पैसे गवर्नमेंट को वापस करने पड़ेंगे। तो दिस इज अगेन, बोथ ऑफ देम आर लायबिलिटीज। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीट्स है, बट ये कैपिटल रिसीट्स है, दिस हैज टू बी रिटर्न बैक, इट्स अ लायबिलिटी नेचर रिसीट्स, ठीक है। तो आप कोई भी तीन कर लेना काफी है, ठीक है। ओके, एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, तो मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर में एक्सपेंडिचर का बात कर लिया था, ठीक है। तो मैं एक्सपेंडिचर की बात यहां नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने फिस्कल पॉलिसी चैप्टर, इससे पहले जो मैंने चैप्टर अपलोड किया था वहां पे मैंने बात कर लिया था, और मेरे बुक में भी जो नोट्स गिवन है वो फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर में गिवन है। आपको फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बजट मिला करके पढ़ना है, ठीक है, मिला करके, क्योंकि 6 मार्क्स आएगा दोनों को कंबाइन करके। तो आप इसको दो सेपरेट चैप्टर मान सकते हो 3-3 मार्क्स का, अदरवाइज आप उसको कंबाइन करके एक चैप्टर भी मान सकते हो 6 मार्क्स का, ठीक है। तो जो रेवेन्यू वाला पार्ट है, रेवेन्यू वाला पार्ट मैंने आपको अभी कराया, एक्सपेंडिचर वाला पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया है, और मेरे नोट्स में भी वो पिछले चैप्टर में गिवन है, एक जगह देने से ही हो जाता है, ठीक है। तो वो मैंने फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर में दे दिया था। आइए बात करते हैं कुछ और, देखो, आइए बात करते हैं अब बजट की। तो बजट जो होता है हमारा, वो 3 टाइप का बैलेंस हो सकता है उसका। इफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, सरकार ने जितना कमाया उतना ही खर्च किया, दैट्स कॉल्ड बैलेंस बजट। इफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस एंड द एक्सपेंडिचर इज मोर, तो इसे हम कहते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट मतलब नेगेटिव हो गया, ये तो सरकार ने कमाया बहुत कम और सरकार ने स्पेंड किया ज्यादा, मतलब सरकार को लोन लेना पड़ा होगा।
और एक होता है सरप्लस बजट, मतलब रेवेन्यू इज मोर एंड एक्सपेंडिचर इज लेस, दैट्स कॉल्ड सरप्लस बजट। ठीक है, ये तीन टाइप के बजट होते हैं। देखो पहला वाला इज नॉट अ प्रॉब्लम, थर्ड वाला भी नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, बैलेंस हो गया या सरप्लस हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। ये जो सेकंड वाला है ना, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, डेफिसिट मतलब नेगेटिव पोजीशन। तो आगे का डिस्कशन हम लोग इसी पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब सरकार न्यू नोट्स प्रिंट करेगी, द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स। सरकार मतलब आरबीआई, आरबीआई करेगी गवर्नमेंट के बदले में। तो न्यू नोट्स क्यों प्रिंट करना पड़ रहा है? बिकॉज द रेवेन्यू इज लेस एंड एक्सपेंडिचर इज मोर, रेवेन्यू इज लेस एंड एक्सपेंडिचर इज मोर, इसीलिए सरकार को न्यू नोट्स प्रिंट करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था। अब देखो एक क्वेश्चन आया था, ये मैंने अपने नोट से ही डाला है सीधा यहाँ पे, तो आई थॉट कि इसको डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। व्हाई द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना, ज्यादा हो गया ना, रेवेन्यू से ज्यादा, रिसीट से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, तो क्यों ऐसा हो रहा है, सरकार के खर्चे बढ़ क्यों रहे हैं? अगर ये आ गया तो आप क्या रीजन दोगे? तो आप यहाँ पे रीजन दोगे कि इन रीसेंट ईयर देयर हैज बीन रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 20 करोड़ से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो सरकार को इस पॉपुलेशन को खिलाना भी तो पड़ रहा है, ठीक है ना, राशन प्रोवाइड करना पड़ रहा है, इनको घर देना पड़ रहा है, बिजली की कंजम्पशन बढ़ गई है, पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ गई है, खाने की कंजम्पशन बढ़ गई है, मेडिसिन की कंजम्पशन बढ़ गया है, ज्यादा जगह लग रहा है, तो इसके लिए सरकार को इंतजाम करना पड़ रहा है, तो इसलिए खर्चे बढ़ गए। और दूसरा दूसरा आप देखोगे, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, प्रॉब्लम है इलिटरेसी की, प्रॉब्लम है हाइजीन की, क्लेनलीनेस, इन सब चीजों की प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है? खर्चा करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट हैज टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो गरीबी में है, तो अब क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, उनको एवरी मंथ कुछ अमाउंट दे रही है। आप देखोगे इलेक्शन में अनाउंसमेंट होता है ना कि एवरी मंथ हम आपको 2000 रुपीज देंगे, 3000 रुपीज देंगे, ऐसा ऐसा अनाउंसमेंट होता है। जो गरीब लोग हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं पॉवर्टी दूर करने के लिए, इलिटरेसी दूर करने के लिए सरकार स्कूल्स बनवा रही है, तो दैट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लग रहा है, ठीक है। हाइजीन करने के लिए साफ सफाई का काम चल रहा है, तो उसमें भी खर्चे लग रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट का काम बढ़ गया है, लोग भी बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट का काम बढ़ गया है इसमें, इसके चलते गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए। और जब खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट को करना पड़ता है न्यू नोट्स प्रिंट। न्यू नोट्स प्रिंट हमेशा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत डेफिसिट होने पे नहीं करते हैं, ये एक्सट्रीम सिचुएशन में किया जाता है, वॉर का सिचुएशन हो गया, नेचुरल कैलामिटीज का सिचुएशन हो गया, या एकदम से टफ पीरियड आ गया इकोनॉमी में, तो ही किया जाता है। दिस इज नॉट एन ऑल टाइम सोल्यूशन, दिस इज अ एक्सेप्शनल सोल्यूशन, ठीक है। तो हर टाइम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका डेफिसिट हो रहा है आप लोन ले लो, बहुत ज्यादा एकदम हाल खराब है तो फिर आप प्रिंटिंग कर सकते हो, ठीक है, बट इट वुड लीड टू इन्फ्लेशन, ठीक है ना, इट वुड लीड टू इन्फ्लेशन। All right, now moving to the last topic of this chapter. This is types of deficit, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेफिसिट। तो डेफिसिट क्या था वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। अभी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेफिसिट। नंबर वन इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज ओनली रिलेटेड टू द रेवेन्यू बजट, यानी अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कर दोगे तो आपके खर्चे हो गए 500 के, जबकि आपने कमाया था सिर्फ 300, तो 200 के आप डेफिसिट में आ जाओगे, दैट्स 200 का डेफिसिट। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? इंप्लीकेशन मतलब इसका इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट, इंप्लीकेशन यानी इंपैक्ट। सिंस ये चैप्टर छोटा है, 2 मार्क्स, 2-3 मार्क्स का ही आएगा, तो आपको 2-3 पॉइंट्स कर लेने हैं। तो क्या क्या इंप्लीकेशन होगा? ये जो 200 रुपए का नेगेटिव हो गया, ये इसे कहेंगे ना डेफिसिट। तो ये जो आपका 200 का डेफिसिट आ गया, नेगेटिव हो गए, इसका क्या इंपैक्ट है? इम्पैक्ट नंबर वन, इट शोज दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इट इज अर्निंग। तो ये थोड़ा इनइफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट दिखाता है, इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट दिखाता है। इट शोज कि गवर्नमेंट कमा रही है सिर्फ 300 बट खर्चा कर रही है 500 का, तो ये थोड़ा इनइफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट दिखाता है। दूसरा, इट एड्स टू द फर्दर प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट। कैसे? देखो अभी ये जो 200 का आपको लॉस हुआ, ठीक है ना, ये जो 200 का आपको डेफिसिट हुआ,
तो ये 200 रुपए आप लाओगे कैसे? आपने तो खर्चा किया ना 500 का, एक्सपेंडिचर तो 500 है, जबकि कमाए कितना थे? कमाए थे सिर्फ 300, तो 500 कैसे खर्च किया? जरूर आपने 200 रुपए बोरो किया होगा। तो ये जो 200 रुपए आपने बोरो किया है, ये 200 यू मस्ट हैव बोरोड, आपने बोरो किया, लोन लिया। तो लोन लेने पे आपको क्या देना पड़ा होगा? आपको इस पे फर्दर देना पड़ा होगा इंटरेस्ट, दिस इज अनदर एक्सपेंडिचर। तो अगले साल ना आपको और खर्चा पड़ेगा। 500 का तो आप खर्चा कर ही रहे थे, अब ये लोन पे जो इंटरेस्ट दोगे ये फर्दर आपका बर्डन बढ़ाएगा, दिस विल फर्दर ऐड टू द प्रॉब्लम। और इससे क्या होगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट का खर्चा जो भी लेट्स से 10%, तो 200 का 10% यानी 20 रुपीज। ये 20 रुपीज सरकार कहां से वसूलेगी? देश की जनता से। तो सरकार टैक्स बढ़ा देगी, सरकार टोल के चार्जेस बढ़ा देगी, सरकार अपने जो भी मतलब रेवेन्यू कमाना है तो सरकार चीजें महंगी कर देगी देश के लिए, जीएसटी के रेट्स बढ़ जाएंगे, तो इससे देश में इन्फ्लेशन होगा, तो ये इंपैक्ट होगा रेवेन्यू डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट इज ओनली रिलेटेड टू रेवेन्यू बजट। अच्छा, अब हम समझते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो अगर आप, मैं जो एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। देखो, बजट दो पार्ट्स में बनता है, ठीक है, आप देख सकते हैं बजट दो पार्ट में बनता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग रेवेन्यू बजट बोल रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग कैपिटल बजट बोल रहे हैं, जिसको मैंने येलो से शेड किया। अब अगर आप देखोगे रेवेन्यू बजट में खर्चा कितने का आ रहा है, खर्चे को देखना सिर्फ, जस्ट लुक एट द एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने का आ रहा है? 500, ठीक है ना। रेवेन्यू बजट में एक्सपेंडिचर इज 500 और नीचे वाले में एक्सपेंडिचर इज 600। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 1100 का, 1100। बट इसके बदले में रिसीट्स कितना हुआ? आप देखोगे ऊपर में सिर्फ 300 का रिसीट हुआ, मतलब आप डेफिसिट में हो। नीचे में अगेन 300 का रिसीट हुआ, मतलब 600 का ही रिसीट हुआ है, ठीक है। बट टोटल वाज 1100, ठीक है ना, टोटल वाज 1100। तो आपको बोरो करना पड़ेगा, कितना बोरो करना पड़ेगा? 500 रुपए बोरो करने पड़ेंगे, ये आपको लोन लेना पड़ेगा, दिस यू हैव टू बोरो, ठीक है ना। तो बोरो करोगे, 500 डालोगे तो ही फिर बैलेंस हो पाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट हुआ कितना? यही 500, यही 500 शॉर्ट पड़ा था ना, तभी तो आपने बोरो किया, तो यही 500 कम पड़ गया था। तो जितना कम पड़ गया दैट इज डेफिसिट। तो इसमें आपने क्या लिया? टोटल एक्सपेंडिचर लिया। देखो टोटल एक्सपेंडिचर लिया हमने, फॉर्मूला देखो, 600 प्लस 500 मतलब 1100 का टोटल एक्सपेंडिचर था, माइनस किया रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कितने का था? देखो रेवेन्यू वाले में 300 का रिसीट था आपका, माइनस कैपिटल रिसीट, बट कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, मतलब लोन छोड़ देना। तो लोन के अलावा कैपिटल रिसीट कितने का था? 300 का ही था, ठीक है ना। तो यहाँ 300 और यहाँ 300, दो दो 300 थे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। आपको बस कैपिटल रिसीट पूरा लेना है, सिर्फ लोन वाला अमाउंट छोड़ देना, बिकॉज लोन वाला ही अमाउंट आपका डेफिसिट शो करता है। तो ये जो 500 आएगा, मतलब फिस्कल डेफिसिट आपका 500 का ही आएगा, ठीक है। ओके, इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो रहे हैं? इम्प्लीकेशंस अगेन सिमिलर है, ठीक है। नंबर वन, इट शोज बजटरी डेफिसिट इन इंडिया, मतलब ओवरऑल डेफिसिट हो गया। देखो पहले वाले में क्या था? सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट था, ओवरऑल डेफिसिट नहीं था, ये सिर्फ रेवेन्यू वाले पार्ट में डेफिसिट था। बट अभी क्या हो गया? ओवरऑल डेफिसिट हो गया। तो ये सरकार की इनफेक्टिवनेस दिखाती है, ठीक है। सरकार अब डेट ट्रैप में आ सकती है। डेट ट्रैप में तो देखो, लोन लोगे, अभी 500 का लोन लिया आपने, अभी लोन लोगे तो फिर अगले साल इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा तो आप और डेफिसिट में जाओगे, और डेफिसिट में जाओगे, फिर से लोन लोगे, फिर से लोन लोगे, फिर से इंटरेस्ट, तो आप एक चक्कर में फंस जाओगे। दिस इज कॉल्ड डेट ट्रैप। एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे होता है वो मैंने आपको जस्ट अभी पिछले वाले में भी समझाया था। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, सरकार को पैसे रिकवर करने होंगे, सरकार सब चीजों की दाम बढ़ाएगी, टैक्स बढ़ा देगी, जीएसटी रेट्स बढ़ा देगी। अच्छा, लास्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ये कोई ग्लोबल कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट, ठीक है। दुनिया में क्या देखा जाता है? दुनिया में फिस्कल डेफिसिट देखा जाता है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को जज करना है तो किससे करेंगे? फिस्कल डेफिसिट से करेंगे। फिस्कल डेफिसिट इज फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। भारत सरकार ने एक नया निकाला, उसको कहते हैं फिस्कल सॉरी प्राइमरी डेफिसिट। गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ने नया एक इंडेक्स निकाला मेजरमेंट का, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। सरकार कहती है फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है देखो, जब तुम हमारा परफॉर्मेंस जज कर रहे हो, परफॉर्मेंस किससे जज करते हैं? फिस्कल डेफिसिट से। इससे सरकार का परफॉर्मेंस जज होता है, परफॉर्मेंस जज करते हैं हम लोग गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि जब तुम मेरा परफॉर्मेंस जज करने टाइम बोरोइंग को हटा देते हो, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है ना,
तो फिर तुम इंटरेस्ट को क्यों नहीं हटा रहे हो? इंटरेस्ट तो रिलेटेड है बोरोविंग से, बोरोविंग करते हैं उसी पे तो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। सो गवर्नमेंट सीधा सीधी ये कह रही है, व्हेन यू आर नॉट टेकिंग द बोरोविंग, बोरोविंग कंपोनेंट नहीं ले रहे हो, तो बोरोविंग से जुड़ा हुआ जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको भी हटाओ, क्योंकि इस पेमेंट के चलते डेफिसिट ज्यादा दिखता है। तो दिस इज गवर्नमेंट्स वे ऑफ जजिंग, तो दैट्स कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, इंप्लीकेशंस एक बार पढ़ लेना। दिस इज द चैप्टर एंड दिस इज द सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया है, आपको जितना भी समझ में आया है या जो भी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, एंड विद दिस आवर चैप्टर एंड द सिलेबस हैज एंडेड।